हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 2 यानी कि थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। देखिए, पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 60 तक डिस्कस कर लिया था, तो ये वीडियो में हम 61 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, द प्राइस ऑफ टमेटोज इंक्रीजेस एंड पीपल बाय टमेटो प्यूरी। यू इन्फर दैट टमेटो प्यूरी एंड टमेटो आर। देखिए, अगर टमेटोज की प्राइस इंक्रीज हो रही है और लोग टमेटो खरीदना छोड़ के टमेटो प्यूरी खरीद रहे हैं इन प्लेस ऑफ टमेटोज, तो इसका ये मतलब है कि टमेटो एंड टमेटो प्यूरीज आर सब्स्टिट्यूट्स। क्वेश्चन नंबर 62, चिकन एंड फिश आर सब्स्टिट्यूट्स। इफ प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर फिश विल। देखिए, चिकन एंड फिश अगर सब्स्टिट्यूट है तो अगर प्राइस चिकन की इंक्रीज हो रही है तो लोग चिकन कम खरीदेंगे, फिश ज्यादा खरीदने लग जाएंगे, राइट। सो फिश की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर फिश की डिमांड इंक्रीज हो गई तो उसकी जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट करेगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है बी, द डिमांड फॉर फिश विल इंक्रीज एंड द डिमांड कर्व फॉर फिश विल शिफ्ट राइट वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 63, potato chips and popcorns are substitutes. A rise in price of potato chips will dash the demand for popcorn and the quantity of popcorn sold will be dash. देखिए, पोटैटो चिप्स एंड पॉपकॉर्न सब्स्टिट्यूट्स है, राइट। तो अगर पोटैटो चिप्स की प्राइस इंक्रीज हो गई तो लोग पोटैटो चिप्स कम खाएंगे, पॉपकॉर्न ज्यादा खाएंगे, राइट। सो पॉपकॉर्न की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। और अगर पॉपकॉर्न की डिमांड इंक्रीज होगी तो उसकी सेल्स भी ज्यादा होगी, सो क्वांटिटी ऑफ पॉपकॉर्न सोल्ड विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा इंक्रीज इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 64, इफ प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस इंक्रीजेस द डिमांड फॉर एप्पल जूस विल। तो अगेन सिमिलर टाइप की क्वेश्चन है। अगर ऑरेंज जूस की प्राइस इंक्रीज होगी तो ऑरेंज जूस की डिमांड डिक्रीज होगी, राइट, और लोग ऑरेंज जूस की सब्स्टिट्यूट के पास जाएंगे जैसे कि एप्पल जूस। सो एप्पल जूस की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। So answer is increase because they are substitutes. Question number 65. An increase in demand for computers, other things remaining the same will A. Increase the number of computers bought. B. Decrease the price but increase the number of computers bought. C. Increase the price of computers. या फिर D. Increase the price and number of computers bought. देखिए, मान लीजिए अभी कंप्यूटर्स इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। जितनी इसकी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है। लेट्स से 100 डिमांड है एंड 100 सप्लाई है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर्स की डिमांड इंक्रीज हो गई है, राइट। सो लेट्स से द न्यू डिमांड इज 120, लेकिन अदर थिंग्स तो कांस्टेंट है, तो सप्लाई सेम है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 120 पीपल आर चेजिंग 100 कंप्यूटर्स, राइट। तो खरीदने वाले ज्यादा है, कंप्यूटर्स कम है, तो जो ज्यादा प्राइस देगा उसी को मिलेगा कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे प्राइस में अपवर्ड प्रेशर आपको देखने को मिलता है। जब डिमांड ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सप्लाई, सो देयर इज अपवर्ड प्रेशर इन प्राइस, तो प्राइस तो इंक्रीज होगा। एंड सिंस कंप्यूटर्स की डिमांड ज्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा इंक्रीज द प्राइस एंड द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट। ठीक है, दोनों इंक्रीज होगा ना। अगर आपके पास इस टाइप क्वेश्चन आए तो इसको सॉल्व करने की एक दूसरी तरीका भी है, फिगर बना के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये डिमांड कर्व है और ये आपका सप्लाई कर्व है, ठीक है। और अभी आपकी कंप्यूटर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। सो ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया, P1 Q1 हम मान लेते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डिमांड इंक्रीज हुई है, राइट। तो डिमांड जब इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व की राइट वर्ड शिफ्ट होती है, राइट। सो ये आपका न्यू डिमांड कर्व, और यहाँ पे आपको न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है। अब यू ड्रॉ द प्राइस एंड क्वांटिटी लाइन अलोंग द न्यू इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये आपका P2 हो गया, ये Q2 हो गया। अब आपने क्या देखा, P1 से P2 में आपकी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है एंड Q1 से Q2 में आपकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, राइट। सो आंसर वुड बी इंक्रीज एंड इंक्रीज। तो इस तरह से फिगर बना के भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 66, व्हेन टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी whose price has fallen increases, it is due to income effect, substitution effect, complementary effect या फिर price effect। देखिए, अगर किसी भी चीज की प्राइस फॉल हो रही है और उसकी वजह से उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है
तो उसको हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं। और प्राइस इफेक्ट के अंदर भी दो इफेक्ट होते हैं, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो प्राइस इफेक्ट ही है, क्योंकि हमें सिंपली पूछा गया है कि प्राइस डिक्रीज होने की वजह से जो इफेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, देन दैट इज प्राइस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67. With the fall in price of a commodity, A, consumer's real income increases, consumer's real income decreases, there is no change in real income of the consumer, या फिर D, none of the above। देखिए, जब कोई भी चीज की प्राइस फॉल होती है तो विद द सेम इनकम कंज्यूमर अब ज्यादा खरीद पाता है वो चीज, राइट। तो इसको हम कहते हैं कंज्यूमर की रियल इनकम का इंक्रीज होना। देखिए, नॉमिनल इनकम तो सेम है, लेकिन बिकॉज वुड की प्राइस कम हो गई है तो सेम इनकम में भी आप वो ज्यादा क्वांटिटी में खरीद पाएगा वही चीज। सो दैट इज इंक्रीज इन कंज्यूमर्स रियल इनकम। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 68. With an increase in price of diamond, the quantity demanded also increases. This is because it is a substitute good, complementary good, conspicuous good, या फिर none of the above. The answer is conspicuous goods. देखिए, conspicuous goods ऐसे goods होते हैं जो प्राइस इंक्रीज होने पे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि देखिए ये गुड्स लोग खरीदते ही इसलिए है ताकि उनकी वेल्थ डिस्प्ले हो पाए, ठीक है, अपना वेल्थ दिखा पाए, स्टेटस दिखा पाए, तो इसलिए खरीदते हैं। तो जितना ये महंगा होगा उतनी अच्छे से वेल्थ दिखेगी, स्टेटस भी दिखेगी, तो ये महंगे होने पे ही अट्रैक्टिव होती है और इनकी डिमांड इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन प्राइस। क्वेश्चन नंबर 69. An example of good that exhibit direct price demand relationship is A, given good, B, complementary good, C, substitute good, या फिर D, none of the above. The answer is A, given good. देखिए, जो नॉर्मल गुड्स है उनका इनवर्स प्राइस डिमांड रिलेशनशिप होता है, राइट। जब प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है, लॉ ऑफ डिमांड भी ऐसा ही कहता है। लेकिन गिवन गुड के केस में ये एक एक्सेप्शन होता है टू द लॉ ऑफ डिमांड। इस केस में क्या होता है, जब चीजों की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। तो देखिए, डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 70. In economics, when demand for a commodity increases with a fall in its price, it is known as A, contraction of demand, B, expansion of demand, C, no change in demand, या फिर D, none of the above। इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, राइट, यानी कि डिमांड एक्सपैंड हो रहा है और ये खुद की प्राइस की वजह से हो रहा है, राइट। सो जब ओन प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज या डिक्रीज होती है उसको हम एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो हम एक्सपेंशन कहेंगे। Question number 71. The quantity supplied of a good or service is the amount that A, is actually bought during a given time period, B, producers wish they could sell at a higher price, C, producers plan to sell during a given time period at a given price, या people are willing to buy at a given time period at a given price. So answer is C, producers plan to sell during a given time period at a given price. देखिए, एक्चुअल जो बॉट है और क्वांटिटी सप्लाइड उसमें फर्क हो सकता है, राइट। क्वांटिटी सप्लाइड तो वो है जो आप प्लान कर रहे हो सेल करने की, बट जरूरी नहीं है कि उतनी ही सोल्ड हो या उतनी ही बॉट हो, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। और प्रोड्यूसर्स विश टू सेल एट अ हायर प्राइस भी नहीं है, एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम पीरियड वो जितना सेल करना चाह रहे उतना ही हम सप्लाई कहते हैं, और जो ये विलिंग टू बाय है ये तो डिमांड हो जाता है फिर, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72. Supply is the A, limited resources that are available with the seller, B, cost of producing a good, C, entire relationship between quantity supplied and price of good, या फिर D, willingness to produce a good if the technology to produce it becomes available. The answer is C, entire relationship between quantity supplied and the price of the good. देखिए, वेरियस प्राइसेस में एक सप्लायर कितना क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए रेडी है उस इंटायर रिलेशनशिप को हम सप्लाई कहते हैं, राइट। जब हम सप्लाई कर्व भी बनाते हैं तो हम इस तरह से अपवर्ड स्लोपिंग बनाते हैं, राइट। और इसमें हम क्या देखते हैं कि वेरियस प्राइसेस में कितना क्वांटिटी सप्लाई करने को एक सप्लायर रेडी है, राइट। और ये पूरे रिलेशनशिप की स्टडी को हम सप्लाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73. In the book market, the supply of books will decrease if any of the following occurs except A, a decrease in number of बुक पब्लिशर्स। देखिए, अगर बुक पब्लिशर्स ही डिक्रीज हो गई तो सप्लाई आपकी डिक्रीज होगी, राइट।
अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द बुक। देखिए अगर बुक की खुद की प्राइस डिक्रीज होगी तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज होती है, राइट। सी एन इंक्रीज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द बुक। देखिए अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि बुक की प्राइस इंक्रीज होने वाली है तो सप्लायर्स अभी कम सप्लाई करेंगे, वो चाहेंगे कि फ्यूचर में ज्यादा सप्लाई हो जब प्राइस इंक्रीज होगा, राइट। तो वो क्या करेंगे, करंट सप्लाई डिक्रीज कर देंगे। एंड डी एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेपर यूज। देखिए प्राइस ऑफ पेपर एक फैक्टर है जो बुक की प्रोडक्शन में यूज होता है, राइट। और अगर पेपर की प्राइस इंक्रीज हो गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बुक की इंक्रीज हो जाती है, और ये कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से सप्लाई कम हो जाती है, कम प्रोड्यूस कर पाते हैं और सप्लाई भी कम होती है, राइट। देखिए अब ए, सी एंड डी में बुक की सप्लाई कम हो रही है, लेकिन बी में इसकी क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही है बिकॉज खुद की प्राइस डिक्रीज हो रही है, राइट। सो ऑड वन आउट यहाँ पे ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी में क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रही है, ना कि सप्लाई। देखिए सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड में फर्क है, जैसे कि डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क होता था, राइट। अगर खुद की प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज हो रहा है तो हम उसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहेंगे। अब यहाँ पे खुद की प्राइस में डिक्रीज हो रही है, इसलिए अगर बुक की क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो हम उसे डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलेंगे, ना कि डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 74। इफ प्राइस ऑफ कंप्यूटर्स increases by 10% and the supply increases by 25%, the elasticity of supply is, देखिए elasticity of supply का क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना है, 25%, और प्राइस में कितना चेंज हुआ है, 10%। सो यहाँ पे आपका आंसर इज 2.5। सो आंसर इज 2.5। अब यहाँ पे देखिए दोनों इंक्रीज हो रहे हैं ना, सो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर, नॉट सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ बाइक विल इंक्रीज द ए प्राइस ऑफ बाइक, बी डिमांड फॉर बाइक्स, द सप्लाई ऑफ बाइक्स, या फिर डिमांड फॉर हेलमेट। द आंसर इज सप्लाई ऑफ बाइक्स। जितने ज्यादा सेलर्स उतनी ज्यादा supply of bike होगी, so it will increase the supply of bike. Question number 76. If the supply of bottled water decreases, other things remaining the same, the equilibrium price dash and the equilibrium quantity dash. तो क्या increase हो रहा है, क्या decrease हो रहा है, यहाँ पे हमें देखना है, राइट। तो चलिए एक फिगर बना के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका y एक्सेस, ये x एक्सेस, ये आपका डिमांड कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व, और अभी मान लीजिए ये बॉटल वाटर इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो अभी के लिए आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया P और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपका हो गया Q। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सप्लाई बॉटल वाटर डिक्रीज हो रही है, राइट। तो ये आपका सप्लाई कर्व है। तो अगर सप्लाई डिक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व राइट वर्ड मूव होगा कि लेफ्ट वर्ड मूव होगा, लेफ्ट वर्ड मूव होगा, राइट। तो आपका नया सप्लाई कर्व कुछ इस तरह से यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको बनाना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे लेफ्ट साइड में बना देते हैं। सो दिस वुड बी योर न्यू सप्लाई कर्व। अब आप देखिए न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है आपकी, जहाँ पे ये मीट कर रहा है, राइट। सो दिस वुड बी द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस वुड बी द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, Q1 और P1 इसको कह देते हैं। अब आप देखिए ये पुरानी प्राइस P थी, न्यू प्राइस P1 है, तो प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, देखिए न्यू प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होते हुए आपको दिख रही है, राइट। और क्वांटिटी आप देखिए, पुरानी क्वांटिटी Q थी, अब Q1 है, तो क्वांटिटी तो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। सो आवर आंसर इज कि इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज होगी, ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 77. A decrease in the demand for cameras, other things remaining the same will A. Increase the number of cameras bought, B. Decrease the price but increase the number of cameras bought, C. Decrease the quantity of cameras demanded, या decrease the price and decrease the number of cameras bought। चलिए इसको भी अब फिगर से हम सॉल्व करते हैं, जैसा फिगर हम पहले बना रहे हैं। ठीक है, एक डिमांड कर्व हो गया, एक सप्लाई कर्व हो गया, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, so this is the equilibrium price and this is the equilibrium quantity। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, there is a decrease in demand, right।
सो ये आपका डिमांड कर्व हो गया. सो अगर डिमांड कर्व में डिक्रीज है तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, राइट. सो दिस वुड बी योर न्यू डिमांड कर्व. अब ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया. सो ये यहाँ पे प्राइस हो गया, न्यू प्राइस, ठीक है, और ये यहाँ पे न्यू क्वांटिटी हो गया. तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है एंड क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है. सो आवर आंसर वुड बी डिक्रीज द प्राइस and decrease the number of cameras bought. Okay, question number 78. Which of the following statements about inferior goods are false? Okay, इनमें से कौन से false है वो हमें पता लगाना है, ठीक है. 1. Inferior goods are those that we will never buy no matter how cheap they are. तो क्या ये true है? नहीं, ये false है. Inferior goods हम खरीदते हैं, right? जो inferior goods से afford कर पाते हैं वो तो वही good खरीदते हैं, है ना. Option 2. Inferior goods are those that we buy more of if we become poorer. हाँ, अगर हमारी इनकम कम हो गई तो हम inferior goods खरीदते हैं. अगर हम गरीब हो गए, poorer हो गए, तो हमें inferior goods से ही काम चलाना पड़ता है. So ये तो true है. Option 3. Inferior goods are those that we buy more of if we become richer. तो ये false है. जब हम rich होते हैं हम superior goods खरीदते हैं, right? हम inferior goods खरीदना छोड़ देते हैं. तो हमारा स्टेटमेंट 1 and 3 फॉल्स है. तो आवर आंसर वुड बी 1 and 3 ओनली. क्वेश्चन नंबर 79. कंफर्ट लाइज बिटवीन ए इंफीरियर गुड्स एंड नेसेसरीज, लग्जरीज एंड इंफीरियर गुड्स, नेसेसरीज एंड लग्जरीज, या फिर नन ऑफ द अबव. देखिए कंफर्ट आता है बिटवीन नेसेसरीज एंड लग्जरीज. पहले नेसेसरीज होता है, फिर कंफर्ट आती है, फिर लग्जरी आती है. ये हायरार्की होता है, ठीक है. Question number 80. In a very short period, the supply can be changed, cannot be changed, can be increased, या none of the above. The answer is cannot be changed. क्योंकि सप्लाई चेंज करने के लिए तो हमारे पास प्रोडक्शन भी हमें करना पड़ेगा ना, राइट. लेकिन वेरी शॉर्ट पीरियड में हम क्या प्रोड्यूस कर पाएंगे? हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल या मशीनरी, हमारे पास फिक्स्ड रहती है, राइट. और वेरी शॉर्ट पीरियड में इन चीज़ों को चेंज करना मुश्किल होता है, तो इसलिए सप्लाई भी हमारा चेंज नहीं होता. So answer is cannot be changed. Question number 81. When supply curve moves to the left, it means A. Lesser quantity is supplied at a given price. B. Larger quantity is supplied at a given price. C. Prices have fallen and quantity is supplied at a lower price. या फिर D. None of the above. देखिए the answer is lesser quantity is supplied at a given price. Supply curve left की तरफ move कर रहा है, मतलब supply decrease हो रही है, right? और सप्लाई डिक्रीज तब होती है, और जब सप्लाई डिक्रीज होती है एट एनी गिवन प्राइस आपकी लेसर क्वांटिटी सप्लाई होती है, ठीक है. देखिए लोग अक्सर सी में भी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि प्राइसेस हैव फॉलन एंड क्वांटिटी इज सप्लाइड एट लोअर प्राइस. देखिए जब खुद की प्राइस फॉल होती है तब तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व होता है ना कि शिफ्ट होता है. और यहाँ पे तो लेफ्ट शिफ्ट बोला, ठीक है, मूव टू द लेफ्ट. इसका ये मतलब है कि ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है. तो ये तब होता है व्हेन लेस क्वांटिटी इज सप्लाइड एट वही प्राइस में अगर लेस क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है तो उस टाइम पे शिफ्ट होता है, राइट. और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है जब लेस क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, और जब लार्जर क्वांटिटी सप्लाई हो रही होती है तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 82. व्हेन सप्लाई कर्व मूव्स टू द राइट इट मींस, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, राइट. इट मींस ए. सप्लाई इंक्रीजेस एंड मोर क्वांटिटी इज सप्लाइड एट अ गिवन प्राइस. Supply decreases and less quantity is supplied at a given price. Supply remains constant, या फिर none of the above. The answer is supply increases and more quantity is supplied at a given price. जब supply increase होती है तो वो right की तरफ shift करता है. Question number 83. The elasticity of supply is defined as A. The responsiveness of quantity supplied of a good to a change in its price. B. Responsiveness of quantity supplied of a good without a change in its price. C. Responsiveness of quantity demanded of a good to a change in price. या फिर D. Responsiveness of quantity demanded of a good without a change in its price. So demanded की तो बात ही नहीं है, और without a change in price अगर supply respond कर रहा है, so it is not supply elasticity, right? Supply elasticity is the responsiveness of quantity supplied of a good when we change its price. So the correct option would be option A. Question number 84. Elasticity of supply is measured by dividing the percentage change in quantity supply of a good by the
परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस या फिर परसेंटेज चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस. सो द आंसर इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस. Question number 85. Elasticity of supply is zero means perfectly inelastic supply, perfectly elastic supply, imperfectly elastic supply या फिर none of the above. The answer is perfectly inelastic supply, right? देखिए elasticity of supply जीरो कब होती है? जब क्वांटिटी सप्लाइड में बिल्कुल भी नहीं चेंज होती, राइट? जब क्वांटिटी सप्लाइड की चेंज जीरो है तब इलास्टिसिटी जीरो होती है. और ये इनइलास्टिक सप्लाई के केस में होता है जहां पे आप कितना भी प्राइस चेंज करो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड बिल्कुल भी चेंज नहीं होती. ठीक है. 86. Elasticity of supply is greater than 1 when A. Proportionate change in quantity supplied is more than the proportionate change in price. Proportionate change in price is greater than proportionate change in quantity supplied. Change in price and quantity supplied are equal या फिर none of the above. देखिए elasticity of supply की फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट? अब यहाँ पे देखिए ये फ्रैक्शन में ये ग्रेटर देन 1 होने के लिए ऑब्वियसली न्यूमरेटर यहाँ पे ज्यादा होना पड़ेगा, राइट? सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हैज टू बी ग्रेटर. सो आंसर इज ए. प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड is more than the proportionate change in price. Question number 87. If the quantity supplied is exactly equal to the relative change in price, then elasticity of supply is less than 1, greater than 1, 1 या फिर none of the above. The answer is 1. अगर change in quantity supplied and change in price same है, right? तो आपका elasticity 1 आएगा. Question number 88. The price of a commodity decreases from rupees 6 to rupees 4 and the quantity demanded of the good increases from 10 to 15 units. Find the coefficient of price elasticity. तो यहाँ हमें स्पेसिफिकली आर्क इलास्टिसिटी मेथड नहीं कहा गया, राइट? तो हम जो नॉर्मल अपना परसेंटेज मेथड है उससे प्राइस इलास्टिसिटी निकालेंगे. तो देखिए नॉर्मल मेथड क्या है प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का? इट इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी into P by Q, right? Delta Q is our change in quantity. तो देखिए यहाँ पे quantity demanded increase हुई है from 10 to 15 units, right? So change is 5. Change in price क्या है? The price of the commodity decrease हो रही है from 6 to 4. So change would be 4 minus 6, that would be minus 2, right? और original price आपका क्या है? Original price आपका 6 है and original quantity आपका क्या है? 10 है, right? तो अब इसको solve करते हैं. 5 2 10 हो गया, 2 3 6 हो गया. सो यहाँ पे -3/2 आ रहा है. सो दिस वुड बी -1.5. क्योंकि ये प्राइस परसेंटेज मेथड से हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो इसलिए हम नेगेटिव साइन भी कंसिडर कर रहे हैं, राइट? अगर आर्क इलेक्ट्रिसिटी मेथड से करा होता तो फिर हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते, लेकिन बिकॉज दिस इज परसेंटेज मेथड सो आंसर वुड बी सी -1.5. Question number 89. The supply function is given as Q is equals to -100 plus 10p. Find the elasticity using point method when the price is 15. देखिए point method से elasticity निकालने का फॉर्मूला क्या है? dq by dp into p by q, right? जहाँ पे dq by dp is the derivative of quantity with regard to price. Point method में हम derivatives use करते हैं, right? और ओरिजिनल प्राइस हमें पता है 50, हमें क्वांटिटी नहीं पता, लेकिन सप्लाई फंक्शन हमारे पास है तो ये फंक्शन को यूज करके हम Q की वैल्यू निकाल लेते हैं. देखिए Q इज इक्वल्स टू -100 प्लस 10p बोला हुआ है, राइट? Q इज इक्वल्स टू -100 प्लस 10 इंटू p की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 15, राइट? सो यहाँ पे कितना आ गया आपका आंसर 50. सो Q की वैल्यू भी हमें पता चल गई, p की तो है ही. अब हमें dq बाई dp निकालनी है तो चलिए निकालते हैं dq बाई dp. अब हम क्या करेंगे, ये q की जगह हम ये फंक्शन की वैल्यू डालेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें पता है q इज इक्वल्स टू -100 प्लस 10p, राइट? सो यहाँ पे q की जगह हम -100 प्लस 10p लेंगे, ठीक है? और नीचे dp एज इट इज आपका हो गया. तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं. d -100 बाई dp प्लस d 10p बाई dp, ठीक है? अब देखिए कोई भी अगर एक कांस्टेंट नंबर का हम डेरिवेटिव निकालते हैं ना तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है. सो यहाँ पे d -100 बाई dp 0 हो जाएगा
और इस केस में हम क्या करेंगे, 10 को बाहर निकालेंगे, देन आपका dp by dp रह जाएगा. So this will cancel. So your answer would be 0 plus 10, that would be 10. तो dq by dp का वैल्यू भी हमें पता चल गया, इट इज 10. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में सारे वैल्यूज डालेंगे. ठीक है, जो भी हमने वैल्यूज निकाले हैं. ओके, लेट मी इरेज दिस. ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला में डालना है dq by dp इंटू p by q. सो dq by dp अभी हमने निकाला 10 है, राइट. प्राइस हमें पता था पहले 15 है और क्वांटिटी हमें निकाला था 50 है. तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. ये हो गया, ये 3 हो गया, तो हमारा आंसर है यहाँ पे 3. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी, 3. Question number 90. The figure below shows the budget constant of a consumer with an income of rupees 900 to spend on two commodities, namely ice cream and chocolate. The prices of these two commodities respectively are. तो हमें इन commodities की prices निकालनी है. हमारे पास क्या information है कि टोटल बजट ये कंज्यूमर का रुपीज 900 है. ठीक है, और ये टोटल अपना पैसा दो कमोडिटीज पे लगा रहा है, आइसक्रीम एंड चॉकलेट. अब बजट लाइन हमें दी गई है, इसको स्टडी करते हैं. देखिए, बजट लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रही है एट पॉइंट 45, राइट. इस पॉइंट में कंज्यूमर सिर्फ आइसक्रीम खरीद रहा है, वो बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं खरीद रहा, राइट. और अगर वो अपना सारा पैसा आइसक्रीम पे लगा रहा है तो वो 45 आइसक्रीम खरीद पा रहा है, सॉरी 45, लेट मी इरेज दिस. तो वो 45 आइसक्रीम खरीद पा रहा है विथ हिज बजट ऑफ रुपीज 900. तो देखिए, पर आइसक्रीम का प्राइस क्या आप निकाल सकते हो, रुपीज 900 में वो टोटल 45 खरीद रहा है. सो पर आइसक्रीम का प्राइस वुड बी 20. सिमिलरली देखिए, जहाँ पे ये बजट लाइन वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे वो सिर्फ चॉकलेट खरीद पा रहा है, राइट. यहाँ पे वो आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खरीद रहा. और वो कितना चॉकलेट खरीद पा रहा है, 90 चॉकलेट खरीद पा रहा है विथ इज बजट ऑफ 900 रुपीज. तो टोटल 900 से वो 90 खरीद रहा है, तो 1 चॉकलेट का प्राइस कितना हो गया, 10 हो गया. ठीक है, तो आइसक्रीम का पर आइसक्रीम का प्राइस इज रुपीज 20 एंड पर चॉकलेट का प्राइस इज रुपीज 10. सो आवर आंसर वुड बी रुपीज 20 एंड रुपीज 10. Question number 91. No matter what the price of coffee is, Arjun always spends a total of exactly 100 per week on coffee. The statement implies that Arjun is very fond of coffee and therefore he has an elastic demand for coffee. Arjun has elastic demand for coffee. Arjun's demand for coffee is relatively less elastic. या Arjun's demand for coffee is unit elastic. देखिए, जो ये कॉफी में टोटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, राइट, वो हमेशा सेम है, इट इज रुपीज 100 पर वीक. सो टोटल एक्सपेंडिचर सेम कब रहता है, जब आपकी जो डिमांड है वो यूनिट इलास्टिक होती है. यूनिट इलास्टिक के केस में चाहे आप प्राइस इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, आपका टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा सेम रहता है, राइट. सो आपका यहाँ पे आंसर होगा डी, अर्जुन्स डिमांड फॉर कॉफी इज यूनिट इलास्टिक. क्वेश्चन नंबर 92. A firm learns that own price elasticity of a product it manufactures is 3.5. What would be the correct action for this firm to take if it wishes to raise its total revenue? देखिए, फर्म की जो ओन प्राइस इलास्टिसिटी है काफी हाई है, 3.5 इज ग्रेटर देन 1, राइट. यानी कि ये गुड की डिमांड काफी इलास्टिक है. तो अगर आप प्राइस चेंज करोगे तो गुड क्वांटिटी डिमांडेड काफी ज्यादा चेंज होगी. अब आपको टोटल रेवेन्यू रेज करना है, राइट. तो टोटल रेवेन्यू रेज करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्राइस डिक्रीज करनी होगी, तभी तो गुड की डिमांड इंक्रीज होगी और बहुत तेजी से इंक्रीज होगी. 3.5 टाइम्स हायर इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू डिक्रीज इन प्राइस, राइट. तो इसकी सो विद दैट आपकी टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगी. सो ऑप्शन देखते हैं, लोअर द प्राइस बिकॉज डिमांड फॉर द गुड इज इलास्टिक, रेज द प्राइस बिकॉज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, raise the price because demand is elastic, या we need more information. देखिए, आंसर इज lower the price. आपका डिमांड काफी इलास्टिक है, तो अगर आप लोअर प्राइस लोअर करोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा तेजी से राइज होगा और आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, राइट. क्वेश्चन नंबर 93. At higher prices, people demand more of certain goods
not for their worth but for their prestige value. This is called Veblen effect, Giffen paradox, speculative effect या none of the above. The answer is Veblen effect, right? Veblen effect या फिर Veblen goods, prestige, वो prestige goods होते हैं जो लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं where the price increases. लोग ऐसे गुड्स खरीदते ही है अपने प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए, सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए, राइट? सो इसको हम वेवलेन इफेक्ट या फिर प्रेस्टीज इफेक्ट, कॉन्स्पिकुअस गुड्स, ये सब कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 94. इफ द प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इंक्रीजेस फ्रॉम ₹30,000 to ₹30,010 and the resultant change in demand is negligible, we use the measure of dash to measure elasticity. Point elasticity of demand since it is a small change, arc elasticity since it is a small change, price elasticity based on average prices method या फिर any of the above. देखिए यहाँ पे जो इंक्रीज इन प्राइस है वो काफी स्मॉल है, राइट? सिर्फ 10 रुपीज से इंक्रीज हुआ है, जबकि ये एयर कंडीशनर का प्राइस 1000 में है. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल चेंज. तो अगर हम स्मॉल चेंज इन प्राइस की वजह से जो डिमांड में इफेक्ट होता है वो स्टडी कर रहे हैं, देन वी यूज द पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, राइट? पॉइंट इलास्टिसिटी बनाई है स्मॉल चेंज को मेजर करके इलास्टिसिटी निकालने के लिए. सो आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 95. गिवन द फॉलोइंग 4 possibilities, which one will result in increase in total expenditure for the consumer? तो टोटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे इंक्रीज होगा ये हमें देखना है. ऑप्शन ए, डिमांड इज यूनिट इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस. देखिए यूनिट इलास्टिक के केस में तो चाहे प्राइस राइज हो चाहे फॉल हो, टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा सेम ही रहेगी, तो ये तो हमारा गलत हो जाता है. डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस. अब इलास्टिक डिमांड के केस में क्या होता है, जो प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर है ये सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं. तो अगर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं इलास्टिक डिमांड के केस में, ठीक है? तो अगर आपका प्राइस राइज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका फॉल होगा, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है. ऑप्शन सी, डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स. तो इन इलास्टिक डिमांड के केस में क्या होता है, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है? तो अगर प्राइस आपका फॉल होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल होगा, लेकिन हमें तो इंक्रीज करना है, तो ये भी गलत हो जाता है. ऑप्शन डी, डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस. तो देखिए इन इलास्टिक के केस में प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट? तो अगर प्राइस राइज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी राइज होगा. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 96. द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट बिकॉज ऑफ. देखिए सप्लाई कर्व राइट कब शिफ्ट होता है, जब सप्लाई में इंक्रीज आती है, राइट? तो हमें देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे सप्लाई पे इंक्रीज आ रही है. ए, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी. हाँ, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी की वजह से सप्लाई इंक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट होगी, तो ये तो करेक्ट है. इंक्रीज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. देखिए अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तो प्रोडक्शन कम होती है, राइट? तो सप्लाई भी यहाँ पे डिक्रीज होगी. इंक्रीज एक्साइज ड्यूटी. देखिए अगर एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज हो रही है तो अगेन यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होती है एंड सप्लाई भी कम होती है, ठीक है? तो हमारा आंसर है सिर्फ ए, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी. इसी की वजह से ये राइट में शिफ्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 97. Which of the following statements is correct? When the price falls, the quantity demanded falls. तो ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से जब प्राइस फॉल होता है क्वांटिटी डिमांड को राइज करनी चाहिए. ऑप्शन बी, सीजनल चेंजेस डू नॉट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. नहीं, सीजनल चेंज अफेक्ट करती है सप्लाई को, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है. ऑप्शन सी, टैक्सेस एंड सब्सिडीज डू नॉट इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ कमोडिटी. देखिए टैक्सेस आपकी कॉस्ट को बढ़ाती है, तो अगर कॉस्ट बढ़ती है तो प्रोडक्शन कम होती है, सप्लाई भी कम होगी, राइट? सब्सिडीज कॉस्ट को कम करती है, तो अगर कॉस्ट कम हो जाती है तो सप्लाई, प्रोडक्शन इंक्रीज होती है और सप्लाई भी इंक्रीज होती है, तो दे डू इन्फ्लुएंस. ओके, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है. ऑप्शन डी, विथ लोअर कॉस्ट इट इज प्रॉफिटेबल टू सप्लाई मोर ऑफ द कमोडिटी. दिस इज करेक्ट. देखिए अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका लोअर है तो विथ द सेम मनी यू कैन प्रोड्यूस मोर एंड यू कैन सप्लाई मोर, राइट? देखिए विथ लोअर कॉस्ट बोला है, यहाँ पे प्राइस नहीं बोला, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? अगर
प्राइस कम है तो सप्लाई कम होती है, लेकिन अगर कॉस्ट कम है तो आपको ज्यादा फायदा हो रहा है। नहीं, कॉस्ट कम होने पे आपकी प्रॉफिट ज्यादा होती है, सो इट इज ऑब्वियसली मोर प्रॉफिटेबल टू सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 98, if the demand is more than the supply, then the pressure on the price will be upward, downward, constant या none of the above। देखिए प्रेशर अपवर्ड होता है। मान लीजिए अब कोई कमोडिटी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है, तो अभी डिमांड भी 100 है, सप्लाई भी 100 है। अब मान लीजिए डिमांड मोर हो जाता है, सप्लाई कम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 120 पीपल आर चेजिंग ओनली 100 कमोडिटीज, राइट। तो सप्लायर किसको देंगे 100 कमोडिटीज 120 में से? ये उन्हीं को देंगे जो ज्यादा प्राइस पे करने को रेडी है, ठीक है। तो इसलिए ये प्राइस में अपवर्ड प्रेशर डालता है। सो जब डिमांड ज्यादा होता है, प्राइस इज अपवर्ड। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि डिमांड ज्यादा है, मतलब उस गुड की अट्रैक्शन ज्यादा है, राइट, लोग ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, तो वो ज्यादा प्राइस पे करने के लिए भी तैयार होते हैं, तो इसलिए भी प्राइस में अपवर्ड प्रेशर आता है। Question number 99. The supply curve for highly perishable commodities during very short period is generally elastic, inelastic, perfectly elastic या फिर perfectly inelastic। देखिए आंसर है perfectly inelastic। जो पेरिशेबल कमोडिटीज होती है ये कुछ समय में ही खराब हो जाती है, राइट। तो एक सप्लायर को विद इन सर्टेन टाइम ये कमोडिटी सेल करना ही पड़ेगा, वरना ये खराब हो जाएगी। तो चाहे प्राइस इंक्रीज हो या फिर प्राइस डिक्रीज हो, ये कमोडिटीज तो उनको सप्लाई करना है ही। तो सप्लाई में चेंज नहीं आती इन वेरी शॉर्ट पीरियड फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज, राइट। तो दैट्स व्हाई इनकी जो सप्लाई है परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। क्वेश्चन नंबर 100, सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट, स्टॉक, फ्लो एंड स्टॉक, फ्लो या नॉन ऑफ द अबव। द आंसर इज फ्लो। देखिए जब हम सप्लाई की या फिर डिमांड की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ डिमांड या सप्लाई की बात नहीं कर रहे, राइट। हम इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं कि ओवर अ सर्टेन पीरियड कितना सप्लाई हुआ, जैसे कि मे बी इन द होल डे, पर डे, राइट, या पर वीक, पर मंथ। तो एक पीरियड में हम कैलकुलेट करते हैं, राइट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को कैलकुलेट नहीं करते, तो इसलिए इसको फ्लो कॉन्सेप्ट कहा जाता है। वी लुक एट द फ्लो ऑफ सप्लाई ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड के केस में भी सेम है, हम डिमांड की फ्लो देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फिर हम टोटल डिमांड कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन राई ब्रेड एंड होल व्हीट ब्रेड इज एक्सपेक्टेड टू बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या कांट से। देखिए राई ब्रेड एंड होल व्हीट ब्रेड दो अलग टाइप के ब्रेड है, राइट। तो ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है, क्योंकि ये दोनों ही ब्रेड की अलग अलग टाइप्स है। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी आपका पॉजिटिव होता है, राइट। अगर एक चीज की प्राइस इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज की डिमांड इंक्रीज होती है, राइट। तो इसलिए आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 102, द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर इज पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव या फिर 1। देखिए पर्सनल कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स है, हम इनको साथ साथ में यूज करते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी आपकी नेगेटिव होती है, क्योंकि जब एक चीज की प्राइस इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज की डिमांड डिक्रीज होती है, या फिर अगर एक चीज की, एक गुड की प्राइस डिक्रीज होती है तो वो दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स की डिमांड इंक्रीज होती है, राइट। और क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? देखिए इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड 1 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड 2, राइट। अब मान लीजिए पर्सनल कंप्यूटर की प्राइस डिक्रीज हुई है, ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर का तो डिमांड इंक्रीज होगा ही होगा, साथ में सॉफ्टवेयर का भी डिमांड इंक्रीज होगा, राइट, क्योंकि ये दोनों साथ साथ में हम यूज करते हैं। तो देखिए एक का जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है, दूसरी का डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। दैट्स व्हाई इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 103, द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन ब्रेड एंड डीवीडीज इज। देखिए ब्रेड एंड डीवीडीज बिल्कुल अनरिलेटेड आइटम है, ना ये सप्लीमेंट है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स है, राइट। तो अनरिलेटेड आइटम्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी आता है 0। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे पता लगाना है। ऑप्शन ए,
With the help of statistical tools, the demand can be forecasted with perfect accuracy. देखिए, आप 100% एक्यूरेट फोरकास्ट तो कभी नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी स्टैटिस्टिक्स टूल्स लगा लो, ठीक है। तो परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी, द मोर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑफ अ कमोडिटी द मोर इलास्टिक इज द डिमांड, ये तो करेक्ट है। देखिए, अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स है तो ज्यादा इलास्टिक होता है, क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए तो लोग सब्स्टिट्यूट्स के पास जा सकते हैं, राइट। तो डिमांड प्राइस सेंसिटिव होती है, प्राइस इलास्टिक होती है। लेकिन ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। देखिए, डिमांड फॉर बटर इज परफेक्टली इलास्टिक। देखिए, परफेक्टली इलास्टिक एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है और रियल लाइफ में कोई भी गुड परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, तो बटर की डिमांड परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी, गोल्ड ज्वेलरी विल हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। देखिए, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कब होती है? इंफीरियर गुड्स के केस में होता है, राइट। क्या गोल्ड ज्वेलरी इंफीरियर गुड्स है? नहीं, ये तो काफी हाई वैल्यू गुड्स है, तो इसकी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी नहीं होती, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 105, सपोज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल इन इंडिया इज 3.6, व्हाट डज दिस इंडिकेट? देखिए, इनकम इलास्टिसिटी 3.6 है, यानी कि काफी हाई है। अगर इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये काफी ज्यादा इनकम इलास्टिक डिमांड है, राइट। ऑप्शन क्या है? प्राइवेट स्कूल एजुकेशन इज हाईली वांटेड बाय रिच, प्राइवेट स्कूल एजुकेशन इज अ नेसेसिटी, प्राइवेट स्कूल एजुकेशन इज अ लग्जरी, वी शुड हैव मोर प्राइवेट स्कूल्स। देखिए, अगर आपकी इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, हाई है, तो वो एक लग्जरी गुड्स होता है। लग्जरी गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है, राइट। नेसेसिटी की इतनी हाई नहीं होती, वो लेस देन 1 होती है नेसेसिटी की, लेकिन लग्जरी गुड्स की हायर देन 1 होती है। तो यहाँ पे 3.6 है, सो वी कैन से दैट प्राइवेट स्कूल एजुकेशन इज लग्जरी। क्वेश्चन नंबर 106, इफ ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन अपकमिंग क्रिकेट मैच decide to increase the ticket price in order to raise its revenue, what they have learned from the past experience is। देखिए, पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे टिकट की प्राइस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, प्राइस लिख देती हूँ, और प्राइस इंक्रीज होने से रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, या ऐसा होता आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, प्राइस एंड रेवेन्यू सेम डायरेक्शन पे यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो ये कब होता है? ये इन इलास्टिक डिमांड के केस पे होता है, राइट। तो हमें इन ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा इन इलास्टिक डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए, ऑप्शन ए, द परसेंटेज इंक्रीज इन टिकट रेट्स will always equal to the percentage decrease in ticket sold। तो ये तो यूनिट इलास्टिक की बात कर रहा है, so this is incorrect। The percentage increase in ticket rates will be greater than the percentage decrease in ticket sold। तो ये इनइलास्टिक डिमांड है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो टिकट की प्राइस है ना, टिकट की रेट्स है, ये ग्रेटर टाइम्स चेंज हो रहा है एज कम्पेयर टू द डिक्रीज इन टिकट सोल्ड, उसकी वजह से हमारी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखिए, ऑप्शन सी क्या कह रहा है? द परसेंटेज इंक्रीज इन टिकट रेट्स विल बी लेस देन द परसेंटेज डिक्रीज इन टिकट सोल्ड, यानी कि टिकट सोल्ड में ज्यादा चेंज आएगा, ये बोल रहा है। तो ये इलास्टिक डिमांड की बात कर रहा है, सो ये इनकरेक्ट है। ए एंड सी अबव आर ट्रू, ये भी इनकरेक्ट हो गया, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 107, डेटा ऑन प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स फॉर द पास्ट 2 years showed that despite stable prices, there is substantial decline in the output of cabbage, leading to lower supply into the market. Which of the following can possibly be the reason? देखिए, कैबेज की प्राइसेस तो स्टेबल है, यानी कि खुद की प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है, कैबेज की, लेकिन स्टिल इसकी सप्लाई कम है, राइट, डिक्लाइन सप्लाई है। तो ये किस वजह से हो रहा है? देखिए, ये हो रहा है अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से, राइट। अदर डिटर्मिनेंट सप्लाई को अफेक्ट कर रहा है, कम कर रहा है। तो अब हमें ये ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा ये डिटर्मिनेंट सप्लाई को कम करा सकता है। ऑप्शन ए, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कालीफ्लावर विच इज इक्वली प्रिफर्ड बाय कंज्यूमर्स। देखिए, कंज्यूमर्स को कालीफ्लावर भी पसंद है, कैबेज भी पसंद है, राइट। अब अगर कालीफ्लावर की प्राइस इंक्रीज हो गई तो सप्लाई सोचेंगे कि मैं कालीफ्लावर ही ज्यादा बेचूं, राइट, क्योंकि कालीफ्लावर बेचने में मुझे ज्यादा फायदा है। तो इसलिए वो कालीफ्लावर की सप्लाई इंक्रीज करेंगे और कैबेज की डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कैबेज की सप्लाई डिक्रीज हो रही है।
सो दिस वुड बी आवर आंसर। लेकिन बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। बी, अनाउंसमेंट ऑफ अ सब्सिडी बाय गवर्नमेंट ऑन वेजिटेबल प्रोडक्शन। देखिए सब्सिडी से तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, तो सप्लाई और इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन है। मोर फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कैबेज एंड इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन अमॉन्ग देम। देखिए अगर ज्यादा फार्मर्स कैबेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अगेन सप्लाई इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं, ठीक है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। अ सब्सटैंशियल डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कैप्सिकम। देखिए अगर कैप्सिकम की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो सप्लाई सोचेंगे कि फिर हम कैप्सिकम क्यों सप्लाई करें, इसकी तो प्राइस कम है, हमें फायदा नहीं होगा, हम कैबेज ही सप्लाई कर लेते हैं। तो इससे भी कैबेज की सप्लाई इंक्रीज और होनी चाहिए थी, ठीक है, तो ये भी गलत ऑप्शन है, तो ये ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, द फॉलोइंग डायग्राम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एग्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वाई। व्हाट वी इन्फर फ्रॉम द डायग्राम इज, चलिए एक बार डायग्राम को हम स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस में हमें प्राइस ऑफ गुड एग्स दिया हुआ है और एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वाई। और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जब आप गुड एक्स की प्राइस इंक्रीज कर रहे हो तो गुड वाई की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। देखिए मान लीजिए ये इनिशियल प्राइस है, ठीक है, ये इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड है। अब अगर आप प्राइस यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हो तो देखिए क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, राइट। तो ये कब होता है, देखिए जब अगर आप किसी चीज की प्राइस इंक्रीज कर रहे हो किसी एक कमोडिटी की, ठीक है, और दूसरी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो ये तो होता है सब्स्टिट्यूट के केस में, राइट। तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट देखना है। अब सब्स्टिट्यूट वाले यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो इनमें से करेक्ट कौन है। देखिए ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्रॉस इलास्टिसिटी इंफिनिटी होती है, लेकिन यहाँ पे तो हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देख पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं, राइट। सो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ये नहीं है। और रिमोट है कि क्लोज है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, चेंज इन प्राइस इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज है। अगर न्यूमरेटर में ज्यादा चेंज है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। सो अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, हाई है, तो इसका ये मतलब है कि हमारे गुड्स क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, ठीक है। सो आंसर वुड बी डी, गुड एक्स एंड गुड वाई आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। देखिए आप बिना कैलकुलेट करे फिगर देख के भी ये बता सकते थे। आपके फिगर में देखिए आपका फिगर काफी फ्लैट है, राइट। ये कर्व जो है इलास्टिसिटी की डिमांड की काफी फ्लैट है, तो ये फ्लैट है, इसका ये मतलब है कि ये ज्यादा इलास्टिक है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी अगर ज्यादा है तो वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है। अगर ये कर्व आपकी स्टीपर होती, इस तरह की होती, तो स्टीपर कर्व का मतलब होता है कम इलास्टिसिटी, ठीक है, तो कम इलास्टिसिटी ये रिमोट सब्स्टिट्यूट के केस में होती। ओके, तो इस तरह से आपका कर्व फ्लैटर है या स्टीपर है, ये देख के भी आप बता सकते हो कि इलास्टिसिटी हाई है या कम है। और अगर क्रॉस इलास्टिसिटी हाई है तो इसका ये मतलब है कि आपके गुड्स क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। क्वेश्चन नंबर 109, द डायग्राम बिलो शोज। देखिए पहले तो डायग्राम को स्टडी करिए आप। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, पहले डिमांड कर्व D1 था, फिर ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है और न्यू डिमांड कर्व D2 है। डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ कब शिफ्ट होता है, जब डिमांड आपकी फॉल करती है बिकॉज ऑफ अदर डिटर्मिनेंट्स, राइट। खुद की प्राइस की वजह से अगर फॉल करती है तब तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो रहा है। इसका ये मतलब है कि अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से डिमांड कम हुई है। तो अब हमें ये ऑप्शन में से देखना है कि ऐसा कौन सा अदर डिटर्मिनेंट है जो डिमांड को कम कराता है। ऑप्शन ए, अ चेंज इन डिमांड विच मे बी कॉज्ड बाय अ राइज इन इनकम एंड द गुड इज अ नॉर्मल गुड। देखिए नॉर्मल गुड के केस में अगर इनकम राइज होती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी राइज होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे तो फॉल हो रही है, सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी, अ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व कॉज्ड बाय अ फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस फॉल होती है तो उस गुड की डिमांड तो राइज होती ही होती है, साथ में उसकी कॉम्प्लीमेंट की भी डिमांड राइज होती है, क्योंकि ये साथ साथ में यूज होते हैं, राइट। तो अगेन ये भी इनकरेक्ट होता है, क्योंकि हमें तो फॉल वाली डिमांड देखनी है, कहाँ पे डिमांड फॉल हो रहा है वो देखनी है, राइट। ऑप्शन सी, अ चेंज इन डिमांड विच इज कॉज्ड बाय अ राइज इन इनकम एंड द गुड इज एन इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, जब इनकम राइज होता है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड फॉल होती है
और जब डिमांड फॉल होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है सी। लेकिन डी भी एक बार देख लेते हैं, चलिए। अ शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व caused by a rise in price of the substitute and the good is normal good। देखिए नॉर्मल गुड के केस में अगेन अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस राइज होती है तो आपकी गुड की डिमांड राइज होनी चाहिए, राइट, क्योंकि लोग सब आपके पास आएंगे। सो ये तो डिमांड को इंक्रीज कराता है। सो अगेन दिस वुड बी इनकरेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन सी ही है जो डिमांड को फॉल करा रहा है, एंड दैट वुड बी आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 110, which of the following alternatives would be true if the event presented in the following diagram occurs? तो following diagram में क्या event occur हो रहा है? देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ कब शिफ्ट होता है? जब सप्लाई में फॉल आती है, और ये फॉल होनी चाहिए बिकॉज ऑफ अदर डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब हमें ये ऑप्शंस में से देखना है कि किस ऑप्शन की वजह से सप्लाई में फॉल आएगी। तो चलिए, ऑप्शन ए, अ फॉल इन वेज कॉस्ट ऑफ द फॉर्म अलोंग विद द फॉल इन कंज्यूमर्स इनकम। देखिए अगर वेज कॉस्ट फॉल होती है फॉर्म की, यानी कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, राइट। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है तो फॉर्म ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और उसकी सप्लाई इंक्रीज होगी, राइट। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट है। अलोंग विद द फॉल इन कंज्यूमर्स इनकम भी बोला है। देखिए कंज्यूमर इनकम सप्लाई को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी, अ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइस। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट, रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो इसके वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, सो प्रोडक्शन कम होगा एंड सप्लाई भी यहाँ पे फॉल करेगी। सो दिस वुड बी आवर करेक्ट आंसर। लेकिन ऑप्शन सी एंड डी भी एक बार देख लेते हैं। सी, ऑप्शन सी, एन इंक्रीज इन सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट एंड अ रिडक्शन इन टैक्सेस। देखिए अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और टैक्स रिड्यूस हो रही है तो अगेन हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, राइट। तो इस केस में भी प्रोडक्शन एंड सप्लाई इंक्रीज होनी चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। ऑप्शन डी, डिक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे खुद की प्राइस, ठीक है, ओन प्राइस कम हो रही है। तो अगर ओन प्राइस कम होती है तो सप्लाई कर्व कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, शिफ्ट नहीं करती। शिफ्ट कब करती है? जब अदर डिटर्मिनेंट्स अदर देन ओन प्राइस जब चेंज होती है तो शिफ्ट करती है, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे अदर डिटर्मिनेंट्स, राइट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है जिसकी वजह से सप्लाई शिफ्ट कर रही है। Question number 111. The demand curve of a normal good has shifted to the right. Which of the four events would have caused the shift? देखिए एक नॉर्मल गुड की डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हुई। राइट की तरफ कब शिफ्ट होती है? जब डिमांड इंक्रीज होती है, राइट। और ये इंक्रीज होनी चाहिए अगेन बिकॉज ऑफ अदर डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर खुद की प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है फिर तो डिमांड कर्व एक्सपैंड करता है, राइट, शिफ्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इसका ये मतलब है कि अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो अब हमें ये ऑप्शंस में से देखना है कि कौन से ऑप्शन की वजह से डिमांड इंक्रीज हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट विद द प्राइस ऑफ द गुड अनचेंज्ड। देखिए अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस में फॉल हो रही है तो सब्स्टिट्यूट की डिमांड इंक्रीज होगी, राइट, और गुड इन क्वेश्चन की डिमांड डिक्रीज होगी। तो ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया क्योंकि यहाँ पे फॉल हो रही है डिमांड। ऑप्शन बी, अ फॉल इन द नॉमिनल इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखिए जब इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड के केस में उस गुड की डिमांड भी कम होती है, राइट। तो अगेन यहाँ पे डिमांड में फॉल हो रही है। एंड द फॉल इन प्राइस ऑफ द नॉर्मल गुड। देखिए अगर खुद की प्राइस फॉल होती है तो डिमांड एक्सपैंड करती है लेकिन शिफ्ट नहीं करती ना। शिफ्ट होने के लिए अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज आनी चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहा है द प्राइस ऑफ द नॉर्मल, खुद की प्राइस अगर फॉल हो रही है तो यहाँ पे एक्सपेंशन होनी चाहिए ना कि शिफ्ट। सो अगेन दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड विद द प्राइस ऑफ द नॉर्मल गुड अनचेंज। देखिए अगर कॉम्प्लीमेंट गुड की प्राइस फॉल होती है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड इंक्रीज होती है और साथ साथ में ये गुड इन क्वेश्चन भी इंक्रीज होती है, राइट,
क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम साथ साथ में यूज करते हैं, तो अगर एक की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस चेंज होना ये अदर डिटर्मिनेंट है, राइट, और ये इंक्रीज हो रही है तो ये हमारी डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करेगी। सो आंसर इज सी। लेकिन डी भी एक बार देख लेते हैं। देखिए डी में क्या लिखा है, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। अगेन ये बात कर रही है ओन प्राइस फॉल होने की। अगर ओन प्राइस फॉल होती है तो डिमांड एक्सपैंड होता है, ठीक है, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व होता है, ना कि शिफ्ट। तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 112. If roller coaster ride is a function of amusement park visit, तो देखिए ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि रोलर कोस्टर राइड अम्यूजमेंट पार्क विजिट का फंक्शन है। मतलब अगर अम्यूजमेंट पार्क विजिट में इंक्रीज होगी, ठीक है, तो रोलर कोस्टर राइड में भी इंक्रीज होगी, बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ अम्यूजमेंट पार्क। देन इफ द प्राइस ऑफ अम्यूजमेंट पार्क एंट्री फॉल्स, तो क्या होगा वो हमें ऑप्शन में ढूंढना है। ठीक है, ऑप्शन ए, द डिमांड फॉर रोलर कोस्टर राइड्स विल राइज एंड द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। देखिए अगर अम्यूजमेंट पार्क की एंट्री प्राइस फॉल होगी तो क्या होगा, अम्यूजमेंट पार्क की डिमांड इंक्रीज होगी, राइट, क्योंकि प्राइस कम हो गई है तो लोग अब यहाँ पे ज्यादा विजिट करेंगे। तो अगर अम्यूजमेंट पार्क की डिमांड इंक्रीज हो रही है, इसमें विजिट इंक्रीज हो रही है, तो रोलर कोस्टर राइड की डिमांड भी इंक्रीज होगी, बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ अम्यूजमेंट पार्क ओनली। तो ये स्टेटमेंट जो है द डिमांड फॉर रोलर कोस्टर राइड विल राइज, ये करेक्ट है, राइट, एंड द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। हाँ, अगर रोलर कोस्टर की डिमांड राइज हो रही है बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन खुद की प्राइस, देखिए यहाँ पे रोलर कोस्टर की खुद की प्राइस नहीं राइज हो रही है, राइट, बल्कि कि एक फैक्टर जिसमें वो डिपेंडेंट है कि अम्यूजमेंट पार्क विजिट, राइट, इसकी प्राइस फॉल हो रही है, सो दैट्स वाई इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। सो ये अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, राइट, सो दैट्स वाई द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। तो ये दोनों चीज ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी, द डिमांड फॉर रोलर कोस्टर राइड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एज इट डिपेंड्स ऑन द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स फॉर द राइड। देखिए ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि रोलर कोस्टर राइड अम्यूजमेंट पार्क विजिट की ही फंक्शन है। तो अगर अम्यूजमेंट पार्क विजिट इंक्रीज हो रहा है, सो वी कैन प्रेडिक्ट कि रोलर कोस्टर राइड भी इंक्रीज होगी। सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, देयर विल बी एन एक्सपेंशन इन द डिमांड फॉर रोलर कोस्टर ड्राइव एज इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए एक्सपेंशन कब होता है, जब खुद की प्राइस में चेंज होता है, तब एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट। तो क्या यहाँ पे रोलर कोस्टर की खुद की प्राइस चेंज हुई है? नहीं, प्राइस तो अम्यूजमेंट पार्क विजिट की चेंज हुई है, राइट, तो कोई एक्सपेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट एंड नन ऑफ द अबव इज आल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ए। Question number 130. If a short-run supply curve is plotted for the following table, which presents price and quantity of fighter aircrafts, what will be its shape? तो देखिए यहाँ पे हमें एक सप्लाई शेड्यूल दिया गया है फाइटर एयरक्राफ्ट की, हमें प्राइस दी गई है एंड क्वांटिटी सप्लाइड भी दी गई है, राइट। और हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि क्वांटिटी सप्लाइड सेम है, चाहे प्राइस आप कुछ भी ले लो, राइट, क्वांटिटी सप्लाइड एवरी टाइम सेम है। तो सप्लाई कर्व इसका कैसा बनेगा? देखिए एक बार बना लेते हैं हम सप्लाई कर्व। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, राइट। सो एट वेरियस प्राइसेस योर क्वांटिटी सप्लाइड इज द सेम, ठीक है। तो मान लीजिए ये 2080 है, तो चाहे प्राइस कुछ भी हो, आपकी क्वांटिटी सप्लाइड इज ऑलवेज द सेम। तो यहाँ पे आपका सप्लाई कर्व होगा अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज सी, vertical straight line parallel to y-axis. Question number 114. The average income of residents of two cities A and B and the corresponding change in demand for two goods is given in the following table. Which of the following statements is true? तो चलिए ये टेबल को एक बार हम स्टडी करते हैं। इसमें टू सिटीज दी गई है A and B, राइट, और टू गुड्स दी गई है X and Y। तो चलिए पहले सिटी ए में स्टडी करते हैं कि क्या हो रहा है। इंक्रीज इन इनकम, देखिए लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है सिटी ए में, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन इनकम
देयर इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड एग्स, राइट? तो गुड एग्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है बाय 6.5%। देखिए, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है एंड आपकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन डिमांड उसी प्रोपोर्शन में नहीं इंक्रीज हो रही है जिस प्रोपोर्शन में आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, राइट? थोड़ा कम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है, सो दिस इज योर नॉर्मल गुड। देखिए, अगर इनकम में जितनी परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है ना, उससे ज्यादा परसेंटेज से यहाँ गुड की डिमांड में इंक्रीज हो रही होती, तो वो लग्जरियस गुड होती, राइट? क्योंकि लग्जरी गुड्स हाईली इनकम इलास्टिक होती है। लेकिन नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, इनकम इंक्रीज होने पे डिमांड आपकी इंक्रीज तो होती है, लेकिन थोड़ी कम होती है, राइट? कम प्रोपोर्शन में होती है एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन इनकम। तो ये तो आपने समझ लिया, राइट? अब गुड वाई में क्या हो रहा है, इसमें तो नेगेटिव चेंज आ रही है, यानी कि डिमांड डिक्रीज हो रही है। अगर इनकम इंक्रीज होने पे डिमांड डिक्रीज होती है, तो ये कैसा गुड है? ये एक इंफीरियर गुड है, राइट? अब सिटी बी में क्या हो रहा है? देखिए, सिटी बी में भी देयर इज इंक्रीज इन इनकम और उसके वजह से गुड एक्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है। अगेन पॉजिटिव चेंज है, लेकिन इन कम प्रोपोर्शन देन इंक्रीज इन इनकम। सो ये भी आपका नॉर्मल गुड है। अब गुड वाई भी इंक्रीज हो रहा है, राइट? गुड वाई में भी पॉजिटिव चेंज है, लेकिन इसमें भी कम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी आपका नॉर्मल गुड है। तो इतना हमने समझ लिया। अब ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए, बोथ गुड्स आर नॉर्मल गुड्स इन बोथ सिटीज ए एंड बी। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, क्योंकि एक तो हमने इंफीरियर गुड यहाँ पे पता लगा लिया है, राइट? ऑप्शन बी, गुड एक्स इज अ नॉर्मल गुड इन बोथ सिटीज। गुड एक्स यहाँ पे है, राइट? हाँ, तो गुड एक्स तो नॉर्मल है बोथ सिटीज में, सो यहाँ तक तो ये करेक्ट है। एंड गुड वाई इज एन इंफीरियर गुड इन सिटी ए। सो गुड वाई यहाँ पे है, और हाँ, सिटी ए में ये इंफीरियर गुड है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेकिन एक बार ऑप्शन सी भी हम देख लेते हैं। गुड एक्स इज नॉर्मल गुड इन बोथ सिटीज, ये करेक्ट है। एंड गुड वाई इज एन इंफीरियर गुड इन सिटी बी। देखिए, सिटी बी में तो ये नॉर्मल गुड है, राइट? तो ये अभी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। नीड मोर इन्फॉर्मेशन टू मेक एक्यूरेट कॉमेंट, ये भी गलत है, क्योंकि एक्यूरेट कॉमेंट हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 115. If this consumer is spending her entire income and consuming at point B, what advice will you give her? तो देखिए, फिगर में हमको कुछ इंडिफरेंस कर्व दिए हुए हैं और एक बजट लाइन भी दिया हुआ है PL, और हमको कहा गया है कि एक कंज्यूमर है जो पॉइंट बी में कंज्यूम कर रही है। अब पॉइंट बी ये बजट लाइन में ही फॉल कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वो अपना पूरा बजट यहाँ पे यूज कर रही है, राइट? पूरा पैसा उसका कॉम्बिनेशन बी में खर्च हो रहा है, और कॉम्बिनेशन बी फॉल कर रहा है IC1 में। तो अगर हम IC1 में ही कोई और कॉम्बिनेशन ले ले, जैसे कि कॉम्बिनेशन के, या यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी अगर हम IC1 में कॉम्बिनेशन ले ले, तो वो उस कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा, है कि नहीं? और यहाँ पे देखिए, दो और IC कर्व्स भी दिए हुए हैं, लेकिन वो ये कंज्यूमर के बजट के बाहर है, तो इसमें तो वो अभी मूव नहीं कर सकती, ठीक है? तो इतना हमें समझ आ गया है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, नो एडवाइस नीडेड। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट एडवाइस विल यू गिव हर, ठीक है? तो ऑप्शन ए कह रहा है नो एडवाइस नीडेड एज शी इज मैक्सिमाइजिंग हर यूटिलिटी एट बी। तो देखिए, क्या बी पॉइंट में वो अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर रही है? अगर आप यही इंडिफरेंस कर्व में थोड़ा सा नीचे मूव करो, ठीक है, सपोज ये पॉइंट में आप आ जाओ, इसको नाम दे देते हैं कॉम्बिनेशन सी। तो कॉम्बिनेशन सी में उसे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए, कॉम्बिनेशन बी एंड सी में तो सेटिस्फैक्शन तो उसको सेम मिल रहा है, राइट? लेकिन कॉम्बिनेशन सी उसके बजट लाइन के भीतर है, यानी कि कम बजट में वो सेम सेटिस्फैक्शन यहाँ पे हासिल कर पा रही है। तो वो बी में कैसे मैक्सिमम उसकी यूटिलिटी हो गई? नहीं हो रही, राइट? अगर वो सी तक आए तो उसकी शायद यूटिलिटी ज्यादा हो रही है। सो ये एडवाइस तो गलत है। हम उसे एडवाइस करेंगे कि थोड़ा नीचे आओ ये डिफरेंस कर्व में, तो क्योंकि नीचे आने से कम बजट में भी तुम्हें सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना? ऑप्शन बी देख लेते हैं, कंज्यूम मोर ऑफ गुड एक्स एंड लेस ऑफ गुड वाई। देखिए, गुड एक्स यहाँ पे है, तो गुड एक्स को ज्यादा कंज्यूम करो और गुड वाई को लेस करो। तो वही मतलब हो गया कि हम उसे एडवाइस कर रहे हैं कि थोड़ा नीचे आ जाओ इन डिफरेंस कर्व में, राइट?
और नीचे आने के लिए उसे गुड एक्स ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा और गुड वाई कम। तो हाँ, ये एक करेक्ट सुझाव हो सकता है, क्योंकि अगर ये ऐसा करेगी तो ये सेम सेटिस्फैक्शन हासिल करेगी, राइट, कॉम्बिनेशन सी में भी, लेकिन थोड़ा कम पैसे में करेगी, कम बजट में करेगी। तो ये करेक्ट सुझाव हो सकता है। लेकिन सी भी देख लेते हैं एक बार। देखिए ऑप्शन सी कह रहा है कंज्यूम मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई एंड रीच पॉइंट के। देखिए के यहाँ पे है, तो क्या के रीच करने में भी फायदा है? देखिए के रीच करने में भी क्या फायदा, क्योंकि के में भी इसका पूरा पूरा बजट यूटिलाइज हो रहा है, राइट। लेकिन ऑप्शन कॉम्बिनेशन सी में ही अगर इसको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कम बजट में, तो हम के में उसको रीच करने को क्यों बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, राइट। तो ये भी इनकरेक्ट सुझाव है। एंड ऑप्शन डी कंज्यूम सेम क्वांटिटी ऑफ गुड वाई एंड मोर ऑफ गुड एक्स। देखिए अगर आपको गुड एक्स ज्यादा कंज्यूम करना है तो गुड वाई को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। सेम क्वांटिटी गुड वाई लेके आप कैसे मोर ऑफ गुड एक्स कंज्यूम कर सकते हो? इसके लिए तो या तो आपको हायर इंडिफरेंस कर्व में जाना पड़ेगा, राइट। लेकिन वो तो अभी पॉसिबल नहीं है, उसकी बजट के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये भी इनकरेक्ट सुझाव हो जाता है। तो करेक्ट सुझाव हो जाता है आपका ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 116। देखिए सेम फिगर पे दूसरी क्वेश्चन भी पूछी गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following statement is true about this consumer? तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऑप्शन ए, the consumer is not maximizing her utility at point K। तो पॉइंट के यहाँ पे, तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया था, राइट, कि पॉइंट के में उसको मैक्सिमम यूटिलिटी नहीं मिल रही। तो ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। The consumer is spending her entire income on both goods। तो अभी वो पॉइंट बी में कंज्यूम कर रही है, राइट। तो ये बजट लाइन में ही फॉल कर रही है, तो वो पूरा पूरा अपना बजट स्पेंड कर रही है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी, द कंज्यूमर गेट्स इक्वल प्लेजर एट पॉइंट बी एंड के। हाँ, पॉइंट बी एंड के सेम इंडिफरेंस कर्व में फॉल कर रहे हैं, तो हाँ उसे इक्वल सेटिस्फैक्शन, इक्वल प्लेजर मिलेगा बी में भी और के में भी। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सो योर आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 117। तो देखिए अगेन एक डायग्राम वाली क्वेश्चन हमारे पास आई है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। द इफेक्ट ऑन कंज्यूमर सरप्लस ऑफ अ फॉल इन प्राइस फ्रॉम ई टू एफ इज। देखिए तो पहले जब आपका प्राइस ई था तो आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या था? देखिए ई आर आपका प्राइस लाइन था, राइट, और कंज्यूमर सरप्लस आपका ये वाला पार्ट होता है, राइट, बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन। अब आपकी प्राइस फॉल हो गई है टू एफ, सो योर न्यू प्राइस लाइन इज एफ सी, राइट, और कंज्यूमर सरप्लस होगा आपका इंटायर ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस आपका इंक्रीज हो गया है, राइट, इट हैज इंक्रीज्ड बाय दिस मच पोर्शन। तो चलिए अब ऑप्शन आपका देख लेते हैं। ऑप्शन ए, अ डिक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस बाय ई एफ जी आर। तो डिक्रीज तो हुआ ही नहीं है। अगेन अ डिक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस, अगेन ऑप्शन सी में भी डिक्रीज, तो तीनों ही गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे तो इंक्रीज हुआ है कंज्यूमर सरप्लस, राइट, इट हैज इंक्रीज्ड बाय ई एफ सी आर। तो ये होना चाहिए था करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीज्ड बाय ई एफ सी आर, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन है ही नहीं। सो आंसर इज नन ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 118। तो अगेन वही सेम डायग्राम है, ठीक है, और एक दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। When price rises from F to E, the increase in revenue earned by the seller is। तो यहाँ पे अब हमें रेवेन्यू देखना है। When price rises from F to E, यानी कि पहले आपका प्राइस था F, ठीक है, तो जब प्राइस F था तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? Q1 थी, राइट, और वो यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो आपका इस टाइम पे रेवेन्यू क्या था? देखिए रेवेन्यू आपका होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड, राइट, तो ये वाला पूरा पार्ट आपका रेवेन्यू हो जाता है। तो पहले आपका रेवेन्यू था FOQ1C, ऐसा हम लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसे मैं और अच्छे से लिख देती हूँ। पहले आपका रेवेन्यू था, देखिए ऐसे लिखते हैं FC, ठीक है, Q1O,
ये वाला जो आपका रेक्टेंगल है ये रेवेन्यू था, राइट। अब क्या हुआ है, अब प्राइस राइज हुई है 2E और अब आपका न्यू क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, Q है, राइट। तो अब आपका रेवेन्यू क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। चलिए इसको मिटा देती हूँ थोड़ी देर, ठीक है। सो नाउ योर न्यू रेवेन्यू विल बी दिस पार्ट, राइट। ये वाला आपका रेक्टेंगल जो है ये E और Q के बीच में, तो ये अब आपका नया रेवेन्यू है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, देखिए पहले आपका रेवेन्यू था ये वाला पार्ट, राइट, और न्यू रेवेन्यू है ये वाला पार्ट। तो रेवेन्यू में इंक्रीज क्या हुआ है, देखिए ये वाला पोर्शन रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है, राइट। तो रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाय EFGR, ये हम कह सकते हैं, है ना। तो देखिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इक्विवेलेंट टू एरिया EFGR, तो इतने से आपका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, राइट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी फिर गलत हो जाते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आया, ओके। क्वेश्चन नंबर 119, हाउ वुड दैट बजट लाइन बी अफेक्टेड इफ प्राइस ऑफ बोथ गुड्स फेल। अच्छा, तो शायद ये वो आपने जो इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन वाली क्वेश्चन थी उसी से रिलेटेड है। चलिए एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर बजट लाइन में दोनों गुड्स की प्राइस फॉल हो रही है तो वो बजट लाइन को कैसे अफेक्ट करेगी। ऑप्शन ए, द बजट लाइन वुड नॉट शिफ्ट। देखिए ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर प्राइस फॉल होगा तो बजट लाइन तो शिफ्ट होगा, क्योंकि बजट लाइन क्या करता है, इट गिव्स अस वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो आपकी बजट को पूरा यूटिलाइज करती है, राइट। और बजट यूटिलाइज हो रही है कि नहीं वो देखने वो कैलकुलेट करने में तो आप प्राइस भी कंसिडर करते हो ना। तो अगर प्राइस चेंज होता है तो ऑब्वियसली बजट लाइन शिफ्ट होगा। ऑप्शन बी, द न्यू बजट लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द ओल्ड बजट लाइन। देखिए ये भी जरूरी नहीं है कि न्यू बजट लाइन पैरेलल हो, अगर सेम रेशियो में प्राइस फॉल हो रही है तो तब पैरेलल हो सकता है, लेकिन हर बार पैरेलल हो ये जरूरी नहीं है। अब ये ऑप्शन हमें ये तो नहीं कह रहा कि सेम रेशियो में फॉल हो रही है, या क्वेश्चन भी तो हमें नहीं कह रहा कि सेम रेशियो में फॉल हो रही है, राइट। तो फिर हम ये ऑप्शन को करेक्ट नहीं मान सकते। ऑप्शन सी, द बजट लाइन मस्ट बी शिफ्टिंग टू द लेफ्ट। देखिए अगर प्राइस फॉल होती है तो बजट लाइन लेफ्ट के तरफ नहीं राइट के तरफ शिफ्ट होता है। तो एक बार बजट लाइन बना ही लेते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियरली समझ आएगा। मान लीजिए ये बजट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे गुड X है, यहाँ पे गुड Y है मान लीजिए, या फिर यहाँ पे Y यहाँ पे X लिख देते हैं, ज्यादा इजी होगा, ठीक है। अब अगर दोनों गुड की प्राइस फॉल हो रही है तो ये ऑप्शन हमें कह रहा है कि ये लेफ्ट के तरफ शिफ्ट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे नीचे के तरफ शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जब प्राइस फॉल होती है ना तो इंसान का परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है, राइट। तो सेम बजट में अब वो ज्यादा गुड्स खरीद पाएगा, ज्यादा क्वांटिटी में दोनों गुड्स खरीद पाएगा, क्योंकि दोनों गुड्स की प्राइस फॉल हो रही है। तो एक्चुअल में बजट लाइन उसका जो है राइट के तरफ शिफ्ट होएगा, ठीक है। अगर राइट के तरफ शिफ्ट होने का ये मतलब है कि वो Y की भी ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएगा एंड X की भी ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएगा। और यही तो होना चाहिए, राइट। जब गुड की प्राइस फॉल होती है तो ऑब्वियसली वो गुड को ज्यादा क्वांटिटी में वो गुड खरीद पाएगा। सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, इट विल शिफ्ट टू द राइट। ऑप्शन डी, द न्यू बजट लाइन will have the same slope as the original so long as the prices of both goods change in the same proportion। देखिए ये ऑप्शन कह रहा है कि अगर प्राइस सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है देन जो आपकी स्लोप है वो सेम रहेगी एज द ओरिजिनल बजट लाइन। जो न्यू लाइन की स्लोप है वो ओरिजिनल से सेम रहेगी। देखिए बजट लाइन की स्लोप की फॉर्मूला क्या है, प्राइस ऑफ गुड X डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड Y, राइट। अब दोनों की प्राइस फॉल हो रही है और अगर सेम रेशियो में फॉल हो रही है तो ऑब्वियसली ये जो कैलकुलेशन है ये सेम रहेगा, आपका ये रेशियो भी सेम रहेगा, राइट। स्लोप सेम रहेगी। मान लीजिए अभी इनका स्लोप 1 है, अब ये गुड X की प्राइस भी 2 टाइम्स से फॉल हुई, Y की भी 2 टाइम्स से फॉल हुई, तो ऑब्वियसली अगेन आपका स्लोप सेम ही रहेगा, 1 ही रहेगा, राइट। तो यही ये ऑप्शन कह रहा है एंड दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये ऑप्शन में क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर सेम प्रोपोर्शन में फॉल हो रही है तभी स्लोप सेम होगा, विच इज ट्रू, ठीक है।
Question number 120. During a recession, economies experience increased unemployment and a reduced level of income. How would a recession likely affect the market demand for cars? देखिए, रिसेशन में क्या होता है, बेरोजगारी इंक्रीज होती है जिसकी वजह से लोगों की इनकम कम होती है। तो ये अब कार की डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, अगर आपकी इनकम कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो वो गुड की डिमांड भी डिक्रीज होती है, राइट। और अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो डिमांड राइट की तरफ शिफ्ट होगा कि लेफ्ट की तरफ? वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, राइट। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। अब हमें कैसे पता कि न्यू कार नॉर्मल गुड है या इंफीरियर है या लग्जरियस है? देखिए, जब तक क्वेश्चन मेंशन नहीं करता कि ये स्पेशली लग्जरियस गुड है या इंफीरियर गुड है, तो हम इसको नॉर्मल ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अगर आप ऐसे ही एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। हमने एक बंडल निकाला है मॉक टेस्ट का, जहाँ पे आपको 2 सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट मिलेगा, जो आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप में या फोन के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए, ईच सेट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जो आपकी इंस्टीट्यूट की न्यू सिलेबस है, जिसमें ईच चैप्टर की वेटेज जो दी गई है, तो उसी हिसाब से हमने क्वेश्चंस बनाया है। क्वेश्चंस काफी चैलेंजिंग है, आपको करने में मजा भी आएगा, और हर टेस्ट के एंड में आपको आपका स्कोर भी दिख जाएगा, तो इससे आपको अपनी प्रिपेयर्डनेस लेवल भी पता चलेगी। स्कोर देखने के बाद आप टेस्ट को रिव्यू कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन आपने राइट किया, कौन सा रॉन्ग किया, ये सब देख सकते हो। हर क्वेश्चन के पीछे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, वो भी आप पढ़ सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और ये बंडल आपको अवेलेबल है सिर्फ 120 रुपीज में, बहुत ही नॉमिनल प्राइस हमने रखा है ताकि सब अफोर्ड कर पाए। और इसकी 180 डेज की वैलिडिटी है, यानी कि 180 डेज में आप कभी भी टेस्ट ले सकते हो, और टेस्ट लेने के बाद आप बार बार रिवाइज भी कर सकते हो। 180 डेज के अंदर आप कभी भी लॉग इन करो, रिवाइज करो, देखो आपने कहाँ पे पहले रॉन्ग किया था, सारे एक्सप्लेनेशन पढ़ो, तो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो टेस्ट के रिलेटेड या ऐसे भी कोई क्वेरी हो, तो आप मेरे ईमेल आईडी में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। हमने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिया चैप्टर 2 का, राइट। तो अगर ये आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विथ अनदर वीडियो सून। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।